गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीए के स्टडी मटेरियल से सी इंटर के लिए सैलरी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। अब हम उसी को एक एग्जांपल समझते हैं उस चैप्टर में रेफरेंस बुक से। बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जामाइन इफ इनकम वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इन द फॉलोइंग केसेस। आपको बताना है इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। शाहरुख खान is employed as an actor with बालाजी प्रोडक्शन लिमिटेड एट अ मंथली सैलरी ₹10 लाख, 10 लाख की सैलरी पे एम्प्लॉयड किया गया। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है उन्हें एम्प्लॉयड किया गया है, जॉब पे रखा गया है, तो मालिक नौकर का संबंध है यहाँ कंपनी और शाहरुख खान के बीच में, तो यहाँ सैलरी हेड लगेगा यस। एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, इससे इनकम टैक्सेबल होगी एज ए सैलरी। Premji received ₹1 crore per month as a fees and commission from Wipro Limited in the capacity of director। आप पढ़ चुके हैं, अगर होल टाइम डायरेक्टर होगा तब तो कंपनी का एम्प्लॉय होगा, वो वहाँ पे मालिक नौकर का संबंध माना जाएगा, वहाँ सैलरी हेड लगेगा। पर यहाँ क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो हम मानेंगे कि डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बेसिस पे काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो यहाँ एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, नो। और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, इससे सैलरी हेड तो नहीं लगेगा। टैक्सेबल ऐसे पीजीबी यानी प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी के बेस पे सैलरी आपको मिल रहा है कमीशन फी, तब तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, अदरवाइज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। Vrinda received ₹2 lakh during the previous year as a salary, bonus, commission, remuneration from we and company partnership firm as a partner। आप पढ़ चुके हैं पार्टनर और फर्म के बीच मालिक नौकर का संबंध नहीं माना जाता है, तो वृंदा फर्म की नौकर नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे सैलरी हेड एप्लीकेबल नहीं होगा। और पार्टनर को जो भी सैलरी बोनस कमीशन मिलता है अपनी फर्म से, वो पीजीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। मिस्टर गांधी रिसीव 50,000 पर मंथ एज ए सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप पढ़ चुके हैं एमएलए एमपी जो होते हैं, जो इन्हें जनता रिप्रेजेंट करती है, ये सरकार चलाते हैं, तो ये सरकार के एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं, मालिक नौकर का संबंध नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी, जो भी सैलरी मिलता है, बोनस कमीशन मिलता है एमपी एमएलए को, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। शंकर फोरगोन हिज सैलरी, फोरगोन मतलब त्याग देना, छोड़ देना, हिज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून एंड आस्क हिज एम्प्लॉयर टू डोनेट इट टू एन एनजीओ। या एप्रोप्रिएशन या एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, आप पढ़ चुके हैं टैक्स देने के बाद ही आप इनकम का एप्लीकेशन एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। आपने अच्छा काम किया, भलाई का काम करें, आप एनजीओ को दान दे रहे हैं, पर आपकी सैलरी पे, ग्रॉस सैलरी पे हमेशा टैक्स लिया जाता है, जो भी घटाया जाता है एक बार टैक्स वाले ऐड कर देते हैं। केवल एक एक्सेप्शन था, आपने पढ़ा था कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी सैलरी डोनेट करते हैं, दान करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तभी वो सैलरी में से हटेगा। तो यहाँ पे तो आपने एनजीओ को डोनेशन दिया है, तो ये सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा, ये डोनेशन नहीं माना जाएगा। शंकर एम्प्लॉयर ग्रांट हिम अ लोन ऑफ ₹1 लाख एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मीट इमरजेंसी एक्सपेंसेस। आपने पढ़ा था लोन को इनकम का पार्ट नहीं माना जाता। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से बिना इंटरेस्ट के या विद इंटरेस्ट के लोन लेते हैं, तो जो लोन अमाउंट है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो लोन अमाउंट है। हाँ, अगर एडवांस सैलरी लेते हैं तो एडवांस सैलरी तो आपने पढ़ लिया, रिसिट बेसिस पे टैक्सेबल होती है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, पे स्केल। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पे स्केल। सर ये पे स्केल क्या होता है? जब भी आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको एक पे स्केल पर रखा जाता है। पे स्केल को हिंदी में बोलते हैं वेतनमान। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 20,000, 1000, 30,000, 2,000 और 50,000, ये ऐसे लिखा हुआ है। सपोज आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं और आपका जो पे स्केल है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आपको ये बताया जा रहा है एम्प्लॉय की तरफ से कि आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ होगी इनिशियल, जो स्टार्ट होगी। अब हर साल सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है वो एडवांस में बता दिया जाता है पे स्केल के थ्रू कि आपकी सैलरी हर साल कितने रुपए से बढ़ेगी। 1000 रुपीज़ ये पर ईयर इंक्रीमेंट होता है, जो ऐसे लिखा होता है ये पर ईयर इंक्रीमेंट है। हर साल आपकी 1000 रुपीज़ से सैलरी बढ़ती रहेगी जब तक कि 30,000 नहीं हो जाती पर मंथ, और जब 30,000 हो जाएगी उसके बाद 2,000 पर मंथ पर ईयर से बढ़ेगी सैलरी, जब तक कि 50,000 नहीं हो जाती। इसके बाद अगर बढ़ानी है तो आपको दूसरे पे स्केल में शिफ्ट करना होगा। तो पे स्केल वो होता है जिसके बेस पे आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है, और जो सैलरी कैलकुलेट की होती है उसको कहते हैं बेसिक सैलरी। यानी बेसिक सैलरी जो पे स्केल की हेल्प से निकल के आती है, जो सैलरी का अमाउंट, उसे बेसिक सैलरी बोलते हैं। पे स्केल क्या होता है? जिस बेस पे आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी कैलकुलेट होती है पर मंथ। चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको एक पे स्केल पे अपॉइंट किया जाता है।
जैसे एक पे स्केल दे रखा है ये, तो इसका मतलब है कि जिस दिन आपकी जॉब शुरू होगी उस महीने हर महीने आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, हर साल 1,000 रुपये बढ़ेंगे, हर साल, हर महीने नहीं, ये हर साल 1,000, एनुअल इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको, हर साल 1,000 रुपये बढ़ेंगे जब तक कि 30,000 नहीं हो जाते। जैसे ही 30,000 हो जाएंगे उसके बाद हर साल 2,000 रुपये बढ़ेंगे, एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा वो 2,000 का होगा पर ईयर, जब तक कि 50,000 नहीं हो जाते। उसके बाद जो सैलरी बढ़ानी है तो आपको दूसरे पे स्केल में शिफ्ट करना होगा, तो इससे जो निकल के आएगा अमाउंट उसे बोलते हैं बेसिक सैलरी। सपोज इसी एग्जांपल को देते हैं किसी एम्प्लॉय ने मान लेते हैं 1 अक्टूबर 2021 को जॉब ज्वाइन की थी और उसकी पे स्केल ये है। आपको अपने प्रीवियस ईयर में बताना है कि उसकी सैलरी क्या है आपके प्रीवियस ईयर में। आपका प्रीवियस ईयर आप पढ़ चुके हैं, 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को एंड होगा। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं या जिस साल की इनकम पर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं, उसे प्रीवियस ईयर बोला जाता है। और आपके कोर्स के लिए आपका प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को एंड होगा। आपको बताना है कि इस एम्प्लॉय की सैलरी आपके प्रीवियस ईयर में कितनी है और उस पर कितने अमाउंट को उसे टैक्स देना होगा। अपॉइंटमेंट डेट है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे काउंट करना। ये पे स्केल है सपोज, तो जिस दिन आप अपॉइंट हुए उस दिन से लेकर 1 साल तक तो आपकी सैलरी 20,000 ही रहेगी। ये 1 साल बाद बढ़ेंगे 1,000 रुपये। तो 1 अक्टूबर 2021 से आप काउंट करेंगे 1 साल, तो 30 सितंबर 2022, राइट। 12 मंथ हो जाएंगे यहाँ तक, तो आपकी सैलरी हर महीने रहेगी 20,000 रुपये पर मंथ। जैसे ही 1 अक्टूबर 2022 आएगा आपकी सैलरी 1,000 रुपये से बढ़ जाएगी। साफ साफ एनुअल इंक्रीमेंट 1,000 था, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 21,000 पर मंथ। और ये भी कब तक रहेगा? 30 सितंबर 2023, राइट। हमें तो मार्च 24 तक गिनना है। फिर जैसे ही 1 अक्टूबर 2023 आएगा सैलरी फिर बढ़ेगी 1,000 रुपीज़ तक, क्योंकि 30,000 रुपये तक तो 1,000 से ही बढ़ेगी। तो ये हो जाएगी 22,000, इस बार 22,000 पर मंथ। और कब तक रहेगी? 30 सितंबर 2024 तक, राइट। हमें तो 31 मार्च 24 तक गिनना था, हमने तो ज़्यादा गिन लिया। तो अब हमें देखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर में, हमें आंसर में बताना है कि हमारे प्रीवियस ईयर में कितनी सैलरी पे उसे टैक्स देना होगा। तो 1 अप्रैल 23 देखिए किसके बीच में आ रहा है, इसमें बीच में आएगा अक्टूबर 22 से 30 सितंबर 23। हमें गिनना है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल से सितंबर तक इसमें आ रहे हैं। तो अप्रैल से सितंबर तक कितने मंथ हुए? 6 मंथ हुए, राइट। 6 मंथ हुए। तो अप्रैल से सितंबर, अप्रैल 23 से लेकर सितंबर 23, 6 मंथ हो रहे हैं। एक महीने की सैलरी है 21,000 इंटू 6 आप करेंगे, 6 मंथ की कितनी हो जाएगी इसे काउंट करेंगे, 1,26,000, राइट। फिर 1 अक्टूबर 23 से बढ़ गई सैलरी 22 हो गई। हमें कब तक गिनना है? 31 मार्च 24 तक। तो अक्टूबर मार्च 23 से मार्च 24 तक भी 6 मंथ हुए। तो अक्टूबर 23 से मार्च 24, 6 मंथ हुए। एक महीने की सैलरी 22,000 है, तो 6 मंथ की कितनी हो जाएगी? 1,32,000, राइट। अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, पूरे 12 मंथ की सैलरी आ जाएगी आपके साल में। 2,58,000 ये आ गई बेसिक सैलरी। इस बेसिक सैलरी पे एम्प्लॉय को टैक्स देना होगा आपके प्रीवियस ईयर में 23-24 में। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पे स्केल क्या होता है। पे स्केल वो होता है जो आपकी सैलरी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। आपकी सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। जो बेसिक सैलरी निकल के आती है वो पे स्केल की हेल्प से निकल के आती है। और बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। बेसिक सैलरी जो पे स्केल होता है उसमें ये बताया जाता है कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा, हर साल आपकी सैलरी कितने रुपए से बढ़ेगी। और अगर पूरा पे स्केल आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट पे स्केल में आपको शिफ्ट किया जाता है। जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करते हैं उसी दिन पहली पे स्केल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, चाहे आपने कभी भी जॉब ज्वाइन की हो। क्लियर? अगर कोई डाउट है पे स्केल को समझ में तो आप पूछ लीजिएगा। पे स्केल की हेल्प से जो सैलरी निकल के आती है उसे क्या बोलते हैं? बेसिक सैलरी बोलते हैं। और बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इसको समझने के लिए और रेफरेंस बुक से देखिए। शीना वॉज अपॉइंटेड विद एयर इंडिया ऑन 1 फरवरी 2020
ऑन अ पे स्केल ₹10,000, 5,000, 20,000, 10,000, 50,000। अभी बताया था पे स्केल का मतलब पे स्केल की हेल्प से आपकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट होती है और बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप जॉब स्टार्ट करेंगे, यानी 1 फरवरी 20 से जॉब स्टार्ट करेंगी शीना, उनकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होगी। हर साल 5,000 रुपये बढ़ेंगे, हर साल 5,000 रुपये बढ़ेंगे जब तक कि 20,000 नहीं हो जाती। जैसे ही 20,000 हो जाएगी हर साल 10,000 रुपये बढ़ेंगे जब तक कि 50,000 नहीं हो जाती। और इसके बाद बढ़ाना है तो उनका पे स्केल शिफ्ट करना होगा, उनको हायर पे स्केल में डालना होगा। डिटरमाइन हर सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। आपको बताना है जो आपका प्रीवियस ईयर है, जो 1 अप्रैल 23 से शुरू होता है और 31 मार्च 24 को एंड होता है, उनकी सैलरी क्या है। सैलरी ऑफ शीना वुड बी डिटरमाइन एज अंडर, आपको उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए उनका पे स्केल अपन स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2020 से जॉब उन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है। उनका पे स्केल था 10,000 -5,000 -20,000 देन 10,000 और देन 50,000, ये पे स्केल है। तो इसका मतलब है कि जिस दिन से आप जॉब स्टार्ट करेंगे आपकी जो पर मंथ सैलरी होगी 10,000 रुपये पर मंथ होगी। तो 1 फरवरी से 1 साल पूरा हो जाएगा 31 जनवरी 2021, राइट। हर महीने सैलरी 10,000 रुपये रहेगी पर मंथ। हमारा प्रीवियस है 23-24 है तो हमें वहाँ तक कैलकुलेट करनी है अपनी सैलरी। नेक्स्ट, फिर जैसे 1 फरवरी 2021 आएगा सैलरी फिर बढ़ जाएगी 5,000 से बढ़ेगी, अब हो जाएगी 15,000 पर मंथ। कब तक? 31 जनवरी 2022 तक, राइट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब जैसे 1 फरवरी 2023 आएगा, सॉरी 22 आएगा, फरवरी 22, वापस से 5,000 रुपये बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, अब 20,000 हो जाएगी पर मंथ। कब तक? 31 जनवरी 23 तक, राइट। अब जैसे ही 1 फरवरी 23 आएगा आपकी सैलरी फिर बढ़ेगी। अब देखिए 20,000 के बाद 10,000 से बढ़ेगी, तो अब 20 तो थी, अब 10,000 से 30,000 हो जाएगी पर मंथ। कब तक? 31 जनवरी 24 तक। अब जैसे ही 1 फरवरी 24 आएगा आपकी सैलरी फिर 10,000 से बढ़ेगी, जब तक 50 नहीं हो जाती है 10 से बढ़ेगी 40,000 हो जाएगी पर मंथ। कब तक? 31 जनवरी 25। बस हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारा तो हमें अपने प्रीवियस ईयर के लिए गिननी है। आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा आपके सितंबर एग्ज़ाम के लिए, कोर्स के लिए। तो हमें तो इसी साल से मतलब है, हमें देखना है अप्रैल 23 किसके बीच में आ रहा है। अप्रैल 23 ठीक है, इसके बीच में आएगा। फरवरी 23 से 31 तो अप्रैल इसके बीच में आएगा। तो अप्रैल 23 से जनवरी 24 तक तो 30,000 है आपकी सैलरी। तो अप्रैल से जनवरी 24 तक 30,000 होगी। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 24 कितने मंथ हो गए यहाँ पर? 10 मंथ हो गए। अप्रैल से जनवरी तक एक महीने की सैलरी है 30,000 इंटू 10, तो ये हो गया 3 लाख रुपीज़ आपकी, राइट। 3 लाख रुपये ही हो जाएगी आपकी सैलरी यहाँ पर। नेक्स्ट, फरवरी से सैलरी बढ़ गई 1 फरवरी से। 1 फरवरी 24 से हमें कब तक गिनना है? मार्च 24 तक, 2 महीने तक तो गिनना है। 31 मार्च 24 कितने महीने हो गए? 2 महीने ही हो रहे हैं। एक महीने की सैलरी कितनी है? 40,000। तो 2 महीने की कितनी होगी? 80,000। तो टोटल 12 मंथ की सैलरी होगी इन दोनों का टोटल। आपकी जो सैलरी होगी बेसिक सैलरी 3,80,000 हो गई फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। और बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, चाहे आप अगर आपकी वो एक लिमिट तक तो माफ़ होता है इंडिया में टैक्स, वो हम बाद में बात करेंगे। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो आपका आंसर होगा 3,80,000 इनकी बेसिक सैलरी होगी आपके प्रीवियस ईयर में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पे स्केल का मतलब समझ में आ गया होगा। पे स्केल मतलब हर एम्प्लॉय को एक पे स्केल पे अपॉइंट किया जाता है, जिसकी हेल्प से आप उसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते हैं। और उसमें एनुअल इंक्रीमेंट आपको पहले ही बता दिए जाते हैं कि हर साल एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल आपकी सैलरी कितने रुपए से बढ़ाई जाएगी।
और उसकी पे स्केल की हेल्प से जो सैलरी निकल के आती है आप उसे बेसिक सैलरी बोलते हैं। और बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 18 तक हमने समझ लिया था। नेक्स्ट हेडिंग है सैलरी परक्यूजिट्स। परक्यूजिट आप पढ़ेंगे, वैसे आपको पहले मीनिंग तो पहले ही बता दिया गया है। फैसिलिटीज़, ये आपको रहने के लिए मकान देनी, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, ये सब परक्यूजिट्स होते हैं। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, जिसमें कैश नहीं दिया जाता पर आपको कैश के इक्विवेलेंट बेनिफिट दिए जाते हैं। एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह प्रॉफिट्स देना, ये भी पढ़ेंगे क्या होता है सेक्शन 17। तो सबसे पहले सैलरी का मीनिंग दे रखा है सेक्शन 17 में। सैलरी में क्या क्या चीज़ें ली जाएंगी पढ़ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ द टर्म सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इज मच वाइडर दैन व्हाट इज नॉर्मली अंडरस्टूड। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सैलरी का मतलब ब्रॉड है, यानी सैलरी में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। द टर्म सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल इंक्लूड बोथ मॉनिटरी पेमेंट्स। मॉनिटरी पेमेंट मतलब जो आपको कैश पे मिल रही हैं वो चीज़ें तो आएंगी सैलरी में। फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी अभी आपको बताइए जो पे स्केल की हेल्प से जो अमाउंट कैलकुलेट होता है सैलरी का, उसे आप बेसिक सैलरी बोलते हैं। बोनस हो गया, कमीशन हो गया, अलाउंसेस हो गया, एटसेट्रा। एज वेल एज नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी आएंगे। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब बताया परक्यूजर, आपको रहने के लिए मकान दे दिया, आपको आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, तो आपके पैसे बच गए। आप अगर खुद मकान किराए पे लेते तो किराया देना पड़ता, पर आपके एम्प्लॉय ने आपको मकान दे दिया तो आपके पैसे बच गए, तो इनको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी। इनकी भी वैल्यूएशन होती है, कैसे की जाती है वैल्यूएशन, कैसे पता चलता है कितने रुपए आपकी सैलरी में जुड़ेंगे, वो आप निकालना सीखेंगे टैक्स में। फॉर एग्जांपल हाउसिंग अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन एटसेट्रा। तो मॉनिटरी पेमेंट्स प्लस नॉन मॉनिटरी पेमेंट्स दोनों का टोटल सैलरी माना जाता है और उस पर आपको टैक्स देना होता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डिफाइन द टर्म सैलरी। सैलरी का मीनिंग डिफाइन किया गया है। इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन है एंड इंक्लूड मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। इसमें मॉनिटरी बेनिफिट्स भी आते हैं और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन में इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सैलरी में ये अमाउंट टैक्सेबल होता है। वेजेस, वेजेस जनरली वेजेस वर्ड कब आता है, जब आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं, राइट। सैलरी वर्ड हम बोलते हैं जब आप कोई मेंटल वर्क करके अमाउंट कमाते हैं तो उसे सैलरी बोलते हैं, और कोई फिजिकल आप वर्क करके कोई अमाउंट कमाते हैं तो उसे वेजेस बोलते हैं। तो सैलरी में वेजेस भी इंक्लूड है। अगर आपको कहीं पे वेजेस भी मिल रही है तो वो सैलरी का ही पार्ट मानी जाएगी, यानी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। कोई एन्यूटी मिल रही है, कोई पेंशन, एन्यूटी मतलब एनुअल कोई अमाउंट मिल रहा है, कोई पेंशन, आपको पता ही है जब 60 ईयर के हो जाते हैं इंडिया में जनरली तो आपका रिटायरमेंट होता है। कई जगह एज कम भी हो सकती है और कई स्टेट्स में ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे डॉक्टर 65 ईयर की एज में रिटायर्ड होते हैं, कई जगह एक्सटेंशन मिलता है। तो आपको हर साल अपने एम्प्लॉयर से रिटायरमेंट के बाद एक अमाउंट मिलता है जिसे पेंशन बोलते हैं। पेंशन भी फुली टैक्सेबल होती है, कुछ केसेस में एग्जाम भी होगी जो आप आगे पढ़ेंगे, पर अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि सैलरी में वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो पेंशन भी सैलरी का ही पार्ट है। अगर आपको पेंशन मिलती है तो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। ग्रेचुटी यानी ग्रेचुटी अभी आप पढ़ेंगे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं मोर देन 5 ईयर, तो और आप वहाँ जब आप वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके काम से खुश होकर एक अमाउंट आपको देता है अपनी तरफ से। आपका इसमें कोई रोल नहीं होता, वो अपनी इच्छा से आपको एक अमाउंट देता है आपका एम्प्लॉयर, जिसे ग्रेचुटी बोलते हैं। ये कितनी टैक्सेबल होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे, और ये सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होता है ग्रेचुटी का अमाउंट। कोई फ़ी दे रहा है, कोई कमीशन दे रहा है, कोई परक्यूजिट फैसिलिटी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ, इसकी जगह कोई प्रॉफिट में हिस्सा दे रहा है इन एडिशन टू एनी सैलरी ऑफ वेजेस, वो सब भी सैलरी हेड में आएगा। एनी एडवांस सैलरी आप पढ़ चुके हैं, एडवांस सैलरी भी सैलरी हेड का ही पार्ट है, क्योंकि एज पर सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा था है तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स देना होता है। तो एडवांस सैलरी भी सेम ईयर में टैक्सेबल होगी जब आपको रिसीव होगी। एनी पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल बाय हिम, जैसे लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, ये भी आप पढ़ेंगे आगे कि हर जॉब में कुछ छुट्टी लेने का, हॉलीडे लेने का आपको राइट होता है। अगर आप वो छुट्टियां नहीं लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, तो आप उन छुट्टियों के बदले पैसा ले सकते हैं, क्योंकि आप छुट्टी कम ले रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, तो आपको छुट्टियों के बदले उन छुट्टियों को सरेंडर करके आप पैसा ले सकते हैं। उसे बोलते हैं लीव इनकैशमेंट, यानी लीव को कैश में कन्वर्ट करा लिया, छुट्टियों के बदले पैसा लिया, वो भी सैलरी का ही पार्ट है और वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है लीव इनकैशमेंट। जैसे मान लीजिए हर साल 12 छुट्टी लेने का राइट है, सपोज आपने 5 छुट्टियाँ ली, 7 छुट्टियाँ बचा ली, तो अब इनके बदले आप इन छुट्टियों को आप सरेंडर या तो ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और अगर अवेल नहीं करते, बचा लेते हैं, तो इन्हें सरेंडर करके अपने मालिक से पैसे ले सकते हैं, तो इसे लीव इनकैशमेंट बोलते हैं।
प्रोविडेंट फंड पीएफ अभी आप पढ़ेंगे आगे। पीएफ वैसे पहले भी समझा है कि जब आप जॉब करते हैं तो आपके कुछ पोर्शन जो है काटा जाता है आपकी सैलरी से, उतना ही पोर्शन एम्प्लॉयर देता है और एक पीएफ अमाउंट में जमा होता है। पीएफ मतलब एक सेविंग है फ्यूचर के लिए, इसे भविष्य निधि बोलते हैं हिंदी में, फ्यूचर के लिए सेविंग। और जब आप रिटायरमेंट होता है एक बड़ा अमाउंट आपको मिलता है विद इंटरेस्ट। तो पीएफ का पैसा भी सैलरी हेड में ही आता है। द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रीशन, जो आपको हर साल पीएफ का पैसा मिल रहा है इन एनी प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज़ टैक्सेबल। अगर वो टैक्सेबल है, एक लिमिट तक तो पीएफ में पैसा जो होता है माफ़ होता है। अगर उससे ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहा है, अभी आप पढ़ेंगे 12% से ज़्यादा, आपकी सैलरी के 12% से ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहा है आपका एम्प्लॉयर पीएफ में पैसा, तो वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। तो इसे डिटेल में नहीं समझना, अभी आप बस ये पीएफ का समझ लें कि पीएफ का भी जो अमाउंट है अगर वो टैक्स के दायरे में आ रहा है तो वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होता है। ये भी आप लास्ट पॉइंट भी अभी रटना हो जाएगा, अभी नहीं समझा। जब पीएफ का टॉपिक आएगा उसमें आप सब अपने आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांसफ़र बैलेंस रिकॉग्नाइज फंड को, जब अनरिकॉग्नाइज फंड को रिकॉग्नाइज में ट्रांसफ़र करते हैं तो कैसे टैक्स लगता है। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है अगर वो टैक्सेबल है एज पर इनकम टैक्स, कुछ रूल्स बने हुए, कुछ पोर्शन माफ़ होता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा मिलता है पीएफ का अमाउंट, हर जो एनुअल एक्रीशन हो रहा है हर साल जो मिल रहा है, तो उस पर टैक्स देना होता है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बिहाफ पर जो पीएफ में पैसा जमा कर, पेंशन फंड में जो पैसा जमा करा रही है वो भी टैक्सेबल होता है। तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्री कर रही है और एनी अदर एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्री कर रहा है इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC। ये भी आप डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना समझ लें कि अगर आपके बिहाफ पे आपका मालिक या कोई भी मालिक हो सकता है, सरकार या कोई भी एम्प्लॉयर किसी पेंशन फंड में पैसे जमा करा रहा है तो वो आपकी सैलरी का ही पार्ट होता है। इसी तरह द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है इन द प्रीवियस ईयर टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर एक जो स्कीम है आर्मी में जाने के लिए, अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल एनरोल इन अग्निपथ स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CC। तो जो कॉन्ट्री कर रही है गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे ताकि आपको उस फंड से पेंशन मिल सके, कुछ अमाउंट मिल सके, कॉन्ट्री कर रही है गवर्नमेंट, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपके माइंड में क्लियर करने के लिए बताया गया कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। कोई वेजेस के नाम से मिले, चाहे पेंशन के नाम से मिले, चाहे ग्रेजुटी के नाम से मिले, चाहे कोई फीस कमीशन बोनस के नाम से आपको अमाउंट मिले, छुट्टियों के बदले आप पैसा लें, कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा है, कोई कंट्रीब्यूशन है किसी पेंशन में या अग्निपथ स्कीम में, तो वो आपकी सैलरी में का इंक्लूड किया जाएगा। अब कितने लिमिट तक वो माफ़ होगा, टैक्स कितने पे लगेगा, कितने मिलेगा, ये आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आप प्रोविजन, वो सैलरी का पार्ट माना जाएगा। अब इन्होंने डिटेल में बता रखा है वेजेस का मतलब क्या होता है। इन कॉमन पैरेलेंस नॉर्मल लैंग्वेज में द टर्म वेजेस मीन्स फिक्स रेगुलर पेमेंट। एक फिक्स रेगुलर पेमेंट होता है अर्न फॉर वर्क और सर्विसेज। द वर्ड वेजेस बोलने, सैलरी बोलने, बेसिक सैलरी आर यूज इंटरचेंजेबली। एक ही बात है, इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। आप सैलरी बोल सकते हैं, वेजेस बोल सकते हैं, पर बेसिक फ़र्क यही होता है कि सैलरी मेंटल वर्क के लिए दी जाती है जनरली, वेजेस फिजिकल वर्क के लिए दी जाती है। मोर ओवर द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोनस मिलता है, अलाउंसेज। अलाउंसेज मतलब बेसिक सैलरी के अलावा जो आपको कैश में चीज़ें मिलती हैं अपनी पर्सनल या ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, अलाउंसेज बोलते हैं। अभी आप पढ़ेंगे अलाउंसेज कैश में दिए जाते हैं। परक्यूजिट्स तो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं, वो कैश में नहीं दिए जाते, अलाउंसेज कैश में दिए जाते हैं। मेड टू द एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ सैलरी। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट देयर आर सर्टेन पेमेंट मेड विच आर फुली टैक्सेबल। कुछ चीज़ें तो फुली टैक्सेबल होती हैं टैक्स में, पार्टली टैक्सेबल भी हो सकती हैं, थोड़ा माफ़ हो जाएगा, थोड़े पे टैक्स लगेगा, और फुली एग्जाम भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें पूरी तरह से माफ़ भी हो सकती हैं। तो अब आपको यही समझना है कि कौन से अलाउंसेज हैं जो टैक्स में पूरी तरह से टैक्सेबल हैं और कौन से अलाउंसेज हैं जो सैलरी हेड में एग्जेम्प्ट होंगे। तो हम इन्हें आगे पढ़ेंगे, हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सैलरी में क्या क्या पढ़ लिया, रिवाइज करने से बार बार चीज़ें याद हो जाती हैं। आपने पढ़ लिया था कि सैलरी हेड अप्लाई होने के लिए 5 हेड है, तो आपने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, बेसिक चैप्टर में नहीं देखा है आपने वीडियो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। सैलरी हेड में पहला होता है इनकम कमाने के बहुत से तरीके हैं, पर टैक्स वालों ने इनकम कमाने के तरीकों इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के तरीके अलग हैं, टैक्स के रेट अलग है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, जहाँ मालिक नौकर का संबंध है वहाँ सैलरी हेड आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप अपने मकान किराए पे देते हैं, शॉप किराए पे देते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, रेंट जो मिल रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर कोई फिक्स एसेट बेचते हैं, आप कैपिटल एसेट बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, तो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में टैक्सेबल होगा। और फिफ्थ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों हेड के टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहला हेड हमने स्टार्ट किया है, सैलरी हेड आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मालिक नौकर का संबंध होगा, वहाँ पे जो भी इनकम आपको मिलेगी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी।
चाहे आप फुल टाइम जॉब करते हो चाहे पार्ट टाइम जॉब करते हो, सबका टोटल सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आप कोई सैलरी छोड़ देते हैं, किसी गरीब बच्चे को दान देते हैं, अनाथालय को दान देते हैं, वो डिडक्टेबल नहीं होगी, उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो फुली टैक्सेबल होगा। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट में जो अमाउंट आप छोड़ते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक ऐसे पता चलता है कि आप अपने एम्प्लॉय का रिलेशन है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन करते हैं कहीं पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अगर आप किसी के साथ साइन करते हैं, सेवा का अनुबंध, तो माना जाता है आप एम्प्लॉय बन गए उसके और वो मालिक है सामने वाला, तो जो आपको अमाउंट देगा वो सैलरी में हेड में टैक्सेबल होगा। पर अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस साइन करते हैं, सेवा के लिए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में माना जाता है कि आप भी एक इंडिपेंडेंट आदमी है, सामने वाला भी इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, आप उसके अंडर में नहीं है ना वो आपके अंडर में है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए जो अमाउंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। सरेंडर ऑफ सैलरी बताई दिया कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी सैलरी सरेंडर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज किसी को आप दान देते हैं, किसी की भलाई का काम करते हैं, तो भी उस सैलरी पे टैक्स देना होगा। टैक्स फ्री सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंडिया में रूल है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं तो आपको TDS काटना होता है, टैक्स काट के सैलरी देनी होती है। तो भले टैक्स आपका एम्प्लॉय दे चुका है, पर एक बार सैलरी पर टैक्स लगाते समय इनकम टैक्स वाले आपकी सैलरी को ग्रॉस करेंगे। ग्रॉस मतलब जितना भी डिडक्शन घटी है आपकी सैलरी में से, जो भी घटाएगा उसे दोबारा जोड़ा जाएगा, उस पर दोबारा टैक्स निकाला जाएगा, और जितना आपका एम्प्लॉय जमा करा चुका है आपके बिहाफ पर, जिसे TDS बोलते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा पूरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। जैसे आपका टैक्स आ रहा है 12 रुपीज़ और आपका TDS 10 रुपये पहले ही जमा करा चुका है टैक्स काट के आपका एम्प्लॉय, तो 2 रुपये ही आपको टैक्स देना होगा। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी ये तो देखा ही जाएगा, आप पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर कोई इनकम आप भारत से में कमाते हैं, भारत से रिलेटेड है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, भले वो इंडिया से बाहर रिसीव हो रही हो। इसी तरह आपने पढ़ लिया था बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15। सेक्शन 15 ये बोलता है सैलरी किस बेस पे टैक्स लगेगा सैलरी पे। तो सैलरी या तो ड्यू हो जाए यानी कमा तो ली पर मिली नहीं, या रिसीव हो जाए यानी पहले ही मिल गई, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले उस बेसिस पे टैक्स देना होगा। यानी सैलरी या तो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स देना होता है। एडवांस सैलरी, अगर एडवांस सैलरी मतलब अगले साल की सैलरी आपने इसी साल ले ली है, कुछ महीने की या पूरे साल की, तो उसे एडवांस सैलरी बोलते हैं। एडवांस सैलरी रेसिट बेसिस पे टैक्सेबल होगी। आपको क्या आपने पढ़ लिया सेक्शन 15 क्या बोलता है, तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स लगेगा। और अगर आप लोन लेते हैं, एडवांस अगेंस्ट सैलरी लेते हैं, लोन लेते हैं सैलरी के अगेंस्ट में, जिसे धीरे धीरे करके आप चुकाएंगे, तो वो तो लोन है, लोन को कभी सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो लोन अगर आप लेते हैं तो लोन सैलरी का पार्ट नहीं होता है। चलिए अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।